दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने बर्लिन के पहले 4 एपिसोड अपलोड किए थे और इस वीडियो में हम उसके बाकी के 4 एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। तो बिना समय गवाए ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैली और ब्रूस एक ऑफिस में जाते हैं ताकि सिस्टम में से ब्रूस के पासपोर्ट की कॉपी डिलीट कर सकें, लेकिन तभी एक गार्ड ब्रूस को टेबल के नीचे छुपा हुआ देख लेता है। फिर गार्ड अपनी गन निकालकर ब्रूस को बाहर आने के लिए कहता है। जब ब्रूस बाहर आता है तो गार्ड उसको अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है। फिर वो उस गार्ड के ऊपर एक डंबल फेंक कर मारता है और उसकी गन उछलकर टेबल पर आकर गिरती है। तभी कैला गन उठा लेती है और कहती है, सालों गोली नहीं खानी तो घुटने पर बैठ जाओ और जल्दी से बताओ पैसे कहाँ रखे हैं। फिर वे सिस्टम से ब्रूस की आईडी डिलीट करके और पूरे 645 यूरो लेकर वहां से भाग आते हैं ताकि अगर वे गार्ड्स किसी को बताए भी तो ये छोटी मोटी चोरी समझकर भूल जाएं। ब्रूस कैला का ये नया रूप देखकर हैरान था। फिर ब्रूस बातों बातों में कह देता है कि तुम्हें अपना जंगल साफ कर लेना चाहिए और इस बात से कैला चिढ़ जाती है। वो गाड़ी से नीचे उतर के गन को दूर फेंक देती है और ब्रूस को कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों से घिन आती है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन एक कार चुराने का प्लान बनाते हैं क्योंकि आज उन्हें कुछ तूफानी करना था। अब चोरी करनी ही है तो कोई सुपर कार की क्यों नहीं। फिर वे एक क्लब के बाहर जाते हैं। रॉय वहां से एक गुब्बारा लेता है। तभी कैमरन चुराया हुआ एक हार अपने गले में पहन लेती है जो कि एलिनोर का कीमती हार था। वो इस हार को पहनकर पेरिस की गलियों में घूमना चाहती थी। फिर रॉय और कैमरन वहां से एक रेसिंग कार चुरा लेते हैं और छपरियों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां से रॉय एक ऐसी जगह जाता है जहां इल्लीगल रेसिंग होती थी। फिर वहां जाकर वो एक रेस ऑर्गेनाइजर से बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक रेस लगानी है। फिर ऑर्गेनाइजर पूछता है, क्या तुम्हारी जेब में 10,000 यूरो हैं? रॉय कहता है, यूरो तो नहीं है, लेकिन 40,000 यूरो की कार है। फिर वे कार के ऊपर 2 जूते फिक्स कर देते हैं और कैमरन उन जूतों को पहनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ इसी तरह की रेस लगाई जाती थी। फिर वे अपनी गाड़ियां ट्रैक पर लेकर जाते हैं। फिर जैसे ही रेस शुरू होती है वे दोनों गाड़ियां जीतने के लिए पूरी जान लगा देती हैं। रॉय जीत रहा था तभी कैमरन के मोबाइल पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिमी की कॉल आती है। फिर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर वो अपने हाथ से रस्सी छोड़ देती है और रॉय को कार रोकने के लिए कहती है। रॉय रेस में आगे था लेकिन फिर भी उसे कार रोकनी पड़ती है। रॉय बाहर निकलकर देखता है कैमरन रो रही थी। फिर वो उसके शूज उतारता है। तभी बाकी के छपरी लोग वहां आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर वे उनको चिढ़ाने लगते हैं। रॉय उसका मुंह तोड़ने ही वाला था लेकिन वो कंट्रोल कर जाता है और अपनी कार की चाबी उन्हें देकर कैमरन को गोद में उठा लेता है। फिर वो छपरी रेसर कार के अंदर से कैमरन के शूज और जैकेट बाहर फेंक देते हैं। कैमरन को सर्दी लग रही थी। फिर रॉय उसको पास के ही एक शेड में ले जाता है। फिर वो उसे एक प्लेन के अंदर बिठा देता है। कैमरन उसे बताती है कि मेरे एक्स का फोन था, मैं उसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी। पहले मैंने ही उसे कॉल की थी लेकिन तब उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर रॉय पूछता है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? कैमरन कहती है, नहीं, वो तो बहुत प्यारा था। वो एक सिंगर था, उसको अपने प्रोफेशन की वजह से कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था और मैं चाहती थी कि वो हर पल मेरे साथ रहे और मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। बस यहीं से हम दोनों में दूरियां आने लगी और हम अलग हो गए। मैं जहां भी जाती थी मुझे उसी के सॉन्ग सुनने को मिलते थे। हर गली हर चौराहे पर उसके पोस्टर लगे हुए मिलते थे। फिर मैं पागल होने लगी। मैं उसकी हर याद को मिटा देना चाहती थी। एक दिन मैंने उसकी सारी तस्वीरें जला दी और बदकिस्मती से घर भी जल गया। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पागल खाने भेज दिया। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए रॉय कहता है, चलो मैं तुम्हें प्लेन में घुमाता हूँ। वो प्लेन को स्टार्ट करके बाहर ले जाता है। कैमरन डर रही थी कि कहीं ये उसकी आखिरी राइड ना हो। रॉय प्लेन को बहुत तेज भगाता है लेकिन उड़ाता नहीं है। अब उन दोनों का मूड ठीक हो जाता है। फिर वे प्लेन से निकलकर वहां से जाने लगते हैं। तभी कैमरन को ध्यान आता है कि वो हार उसकी पॉकेट में नहीं है। दूसरी तरफ बर्लिन भी कैमिल के उठने से पहले उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर वो कैमिल को छोड़कर आया था। फिर वो जल्दी से नाइट सूट पहनकर लेट जाता है। तभी वहां कैमिल आ जाती है। बर्लिन कैमिल को कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ उस चोरी के बारे में सबको पता चल जाता है, इसलिए कमिश्नर खुद वहां तहकीकात करने के लिए आती है। वो तिजोरी में जाकर सभी लॉकर्स को चेक करती है। उन्हें वहां ना तो गहने मिलते हैं और ना ही कोई सुराग। अब मार्क को भी उसके घर से उठा लिया जाता है। फिर डेमियन बर्लिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस ने मार्क को उठा लिया है। तभी ब्रूस और कैला बैकपैकर का भेष बनाकर होटल से बाहर निकलते हैं और पुलिस की नाक नीचे से निकल जाते हैं। वे बस में बैठकर स्पेन जाने वाले थे क्योंकि कभी भी पुलिस करोड़ों के हीरे खोजने के लिए बैकपैकर्स के बैग चेक नहीं करती। फिर बारी आती है रॉय
और कैमरन की, और उनके कुछ देर बाद डेमियन भी होटल से निकल जाता है। वे डेमियन के साथ एक वैन में बैठकर स्पेन की तरफ जाने लगते हैं। डेमियन बाप बन जाता है, रॉय और कैमरन उसके बच्चे। उनका प्लान था कि इस चोरी में जितने भी सामान का यूज हुआ है उन सबको बर्लिन ठिकाने लगाएगा। वो इस सारे सामान को शिपिंग कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भेज देगा किसी संस्था में। तभी कैमिल बर्लिन के पास आती है। वो कहती है कि हमने फैसला कर लिया है, हम मार्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बर्लिन कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर आपका मूड बदले तो कुछ दिन तक हमारा नंबर ऑन रहेगा। फिर जब कैमिल घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर चीज की बारीकी से छानबीन चल रही थी। कमिश्नर लेवल बताती है कि मेरे पास सर्च वारंट है। फिर वो उसके हस्बैंड की सेफ को खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसका कोड कैमिल के पास नहीं था। फिर कमिश्नर मार्क के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि कल रात आप कहाँ थे। मार्क कहता है कल रात मैं घर पर ही था। फिर वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो रात के 1 बजे पार्किंग लॉट में गया था। वो कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। फिर कमिश्नर कहती है कि आपकी कार नेशनल हाईवे 13 की तरफ गई थी। जब हमने आपका फोन ट्रैक किया तो वो भी रात को उसी हाईवे पर था। आप अपने दूसरे घर यानी कि फार्म हाउस में गए थे। फिर आज सुबह हमने आपके घर की तलाशी ली। हमारी फोरेंसिक टीम को वहाँ से कुछ धागे मिले हैं। ये धागे उन गहनों में लगे हुए थे। ये छोटा सा डायमंड हमें आपके सोफे पर से मिला है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आप रात को घोड़े बेचकर सो रहे थे? दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन को अपने घर बुलाती है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के नीलामी घर से करीब 44 मिलियन के गहने चोरी हो गए हैं और इस चोरी का इल्जाम मेरे ही हस्बैंड पर लगाया गया है। बर्लिन पूछता है क्या आपके हस्बैंड को पैसों की दिक्कत थी या किसी गलत आदमी के साथ उठना बैठना हो, या फिर क्या वो घर से बाहर जाया करते थे? कैमिल कहती है हाँ, वो कई दिन घर से बाहर रहते थे, उनका काम ही ऐसा था। फिर बर्लिन पूछता है क्या आपके पति को जब फोन आता था वो अक्सर उठकर साइड में जाकर बात करते थे? वो कहती है हाँ, अक्सर ऐसा होता था। फिर वो अपने हस्बैंड के रूम में लगी तिजोरी दिखाने जाती है जो पुलिस वालों ने तोड़ दी थी। फिर बर्लिन कैमिल को हौसला देता है, लेकिन अंदर से खुश भी होता है क्योंकि ये सब उसी का करा धरा था। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि कैमिल बर्लिन से पूछती है कि जो इंसान अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता था क्या वो इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? हो सकता है कि कोई चोरी से हमारे घर में आया हो जिसने मार्क के कपड़े और उसका फोन चुराया हो और उसकी गाड़ी लेकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। बर्लिन कहता है हमें नहीं लगता कि कोई दिमाग से इतना खिसका हुआ होगा जो 44 मिलियन की चोरी करके किसी को फंसाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा। कैमिल कहती है कि पुलिस उन पर शक कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैंने सोचा था कि मैं पेरिस आकर उनको बोलकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन अब इस मुसीबत में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी मार्क कमिश्नर से पूछता है मैडम आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कमिश्नर कहती है बहुत खूब, अब तुम्हारी वजह से हमें सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ चोर इस देश की सरहद से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब हर सड़क पर नाके लग जाते हैं। तभी डेमियन, रॉय और कैमरन स्पेन की तरफ बढ़ रहे थे। फिर रास्ते में उन्हें भी एक नाका दिखता है। फिर वे वैन के अंदर सब कुछ सही से सेट कर देते हैं। फिर पुलिस वाले वैन रुकवा लेते हैं। डेमियन इन पुलिस वालों को बताता है कि हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे और अब हम वापस स्पेन जा रहे हैं। फिर पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कैमरन दरवाजा खोल देती है। फिर पुलिस वाले अंदर आकर छानबीन करते हैं। एक पुलिस वाला गाड़ी के पेपर चेक करता है और दूसरा पुलिस वाला सभी दराज चेक करता है। उसे वहाँ एक अस्थि का मटका मिलता है। उनको अच्छे से पता था कि फ्रांस में बिना परमिशन अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। फिर पुलिस वाला कहता है कि अस्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गुनाह है, आप इसे लेकर सफर नहीं कर सकते। फिर रॉय और कैमरन अस्थियों के लिए अपने झूठे इमोशंस दिखाते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है कि उन फूड कैंस को भी खोलो। तभी कैमरन अस्थियों का मटका लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। वे पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं। वे हवा में गोली चलाकर उसे रुकने के लिए कहते हैं। फिर कैमरन रुक जाती है और वे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। फिर एक पुलिस वाला उससे अस्थियां छीनने लगता है। तभी वो मटका नीचे गिर जाता है और सारी राख बिखर जाती है। फिर उन सबका अस्थियों के प्रति प्यार देखकर सभी पुलिस वाले इमोशनल हो जाते हैं। डेमियन कहता है कि हम यही हैं, अब गाड़ी में जो चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग अपनी गाड़ी लो और जल्दी से यहाँ से निकलो। उन सब का नाटक कामयाब रहता है और वे सेफली दोबारा पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। फिर डेमियन कैला के पास फोन करता है। वो कहता है कि पुलिस हरकत में आ गई है, वे हर चीज को अच्छे से चेक कर रहे हैं। बेहतर होगा हम कहीं पर छिप जाएं। तुम लोग अगले बस स्टॉप पर उतर जाना और जंगल के रास्ते चले जाना। 2-3 दिन तक सड़क से दूर रहना। फिर डेमियन खुद भी किसी कैंप में जाने का प्लान बनाता है ताकि 2-3 दिन तक आराम से रह सके। ब्रूस और कैला बस स्टॉप पर उतर जाते हैं
और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कैला अब भी ब्रूस से नाराज थी और उसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ डैमियन, रॉय और कैमरन पास के ही एक कैंप में चले जाते हैं। डैमियन कहता है तुम दोनों को अच्छे से पता है क्या करना है। फिर बाहर जाकर वो वैन को रस्सियों से बांधने लगता है। रॉय वैन के अंदर और बाहर कैमरे लगा रहा था। कैमरन भी बस के अंदर एक रोबोटिक सिस्टम तैयार कर रही थी जिससे दूर बैठे ऑपरेट किया जा सके। पास में ही बैठी एक लेडी डैमियन पर फिदा हो जाती है। फिर काम फिनिश होने के बाद रॉय आसपास चक्कर लगाने चला जाता है। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करता है। वो उसे बताता है कि नाकाबंदी होने के कारण हमने कैंप में 3 दिन बिताने का प्लान बनाया है। फिर रॉय बताता है कि मुझसे एक गलती हुई है। रात को मैंने और कैमरन ने एक हार गुम कर दिया है। पहले हमने एक कार चुराई, फिर वो हार कार के अंदर रह गया और वो कार हम रेस में हार गए। तभी उस कार को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो चोरी की कार थी। रॉय कहता है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अपना चोरी किया हुआ हिस्सा आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। बर्लिन कहता है इस गलती की आपको माफी नहीं मिलेगी, आप वो अनाड़ी हैं जिसने हमारे रूल्स को तोड़ा है। रॉय कहता है मैं गुस्से में था क्योंकि आपने मुझे पालतू कुत्ता जो कहा था। बर्लिन कहता है हमें आपका अंदाज पसंद आया, आप में दम है उस आदमी को जवाब देने का जो आपको बेआबरू कर रहा है। हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारा दिल भी एक औरत के हाथों टूटा हुआ था और जिस आदमी के लिए टूटा हुआ था हम उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है। अब हमें उनकी नजरों में मसीहा बनना होगा। फिर बर्लिन कैमियन को 2 लाख यूरो उधार देता है ताकि वो पेरिस का सबसे बड़ा लॉयर हायर कर सके क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ ब्रूस एक तंबू गाड़ लेता है और कैला को कहता है तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। कैला मान जाती है। तभी कमिश्नर रेसर से पूछती है कि बाकी के गहने कहाँ हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर वो कहता है कि मैंने ये कार रेस में जीती है। कमिश्नर पूछती है क्या 44 मिलियन की चोरी करने के बाद कोई कार की रेस में हिस्सा लेगा। रेसर कहता है ये कार की रेस नहीं है बल्कि जोश की रेस है। कार के ऊपर एक लड़की भी खड़ी होती है। हो सकता है चोरी के बाद उनका जोश जाग गया हो। फिर कमिश्नर उससे उनकी पहचान पूछती है। वो बताता है कि उसने एक हाथ में दस्ताना पहना हुआ था और दूसरे हाथ में टैटू बना हुआ था किसी हिरन के सींग जैसा। वो दोनों स्पेनिश थे। मैं भी स्पेन से हूँ। फिर कमिश्नर यूरोपोल स्पेन फोन लगाने के लिए कहती है। रात को कैला को बारिश की आवाज आती है और जब वो टेंट खोलकर देखती है तो बाहर बारिश हो रही थी। वो देखती है ब्रूस बारिश में ही लेटा हुआ था। फिर वो उसे अंदर बुला लेती है। फिर ब्रूस अंदर आकर सो जाता है। रात को डैमियन भी अपनी वैन के बाहर उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास वही औरत आती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। फिर वे बहुत सारी बातें करते हैं और खूब शराब पीते हैं। फिर रात को 2 बजे डैमियन अपनी वाइफ को फोन करता है। वो कहता है कि मुझे एक औरत मिली है। मैं उसके पास जाने से पहले एक बार फिर से तुम्हें मौका देना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ कोई औरत है और अगर है तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। ये सब बातें वो औरत भी सुन रही थी क्योंकि वो लेडीज टॉयलेट में थी। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर डैमियन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, मैं बेइंतहा प्यार करता था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरी पीठ के पीछे से किसी और के साथ मुंह काला करवा रही थी। अपने पति को धोखा देना बड़ी हिम्मत का काम होता है। फिर उसकी वाइफ फोन कट कर देती है। उनकी ये बातें सुनकर लेडी का भी दिल दुख रहा था। फिर वो दोबारा अपनी वाइफ के पास फोन करता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे गुस्से में बात की, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसकी वाइफ कहती है तुम सॉरी मत कहो, धोखा मैंने दिया है। मुझे खुद पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। डैमियन कहता है मैं इतना बेकार आदमी तो नहीं था कि 2 दिन के प्यार के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, अब तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वो लेडी अब तक इन दोनों की बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ कैला को प्रेशर हो जाता है। वो ब्रूस को कहती है कि मैं जंगल पानी जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से मत हिलना। फिर जब वो जंगल में जाती है तो उसे एक सांप काट लेता है। उसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर ब्रूस भागा भागा आता है। वो चेक करता है कि कौन से सांप ने काटा है। वो एक जहरीला सांप था। फिर ब्रूस उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर ब्रूस भागकर कैंप में जाता है और वहां से कटर लेकर वापस आता है। वो उसके पाँव में कट लगाकर सारा जहर चूसकर बाहर निकालता है और फिर वो उस जगह को सील देता है। फिर वो कैला का हाथ और गला चेक करता है। कैला कहती है कि मुझे जीभ के अंदर थोड़ी अकड़न सी महसूस हो रही है। ब्रूस कहता है हमें अभी निकलना होगा। फिर वो अपना सामान लेता है और कैला को अपने कंधे पर बिठा लेता है। फिर वो भागकर पास के गांव में जाने लगता है। कैला पूछती है क्या अब मेरी जान खतरे में है जो तुम इतना तेज भाग रहे हो, लेकिन ब्रूस कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर ने स्पेन से जिसको बुलाया था वो ऑफिसर आ चुकी थी और वो थी अलिसिया, सब इंस्पेक्टर फ्रॉम यूरोपोल स्पेन। 7th एपिसोड में हम देखते हैं
ब्रूस कैला को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। वो खुद थक गया था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसको पता था कि अगर वो रुक गया तो ये जिंदा नहीं बचेगी। दूसरी तरफ एलिसिया तिजोरी के अंदर जाती है और कहती है कि वे लोग अंदर आकर बहुत सफाई से चोरी करके निकल गए। स्पेन के लोगों को मानना पड़ेगा, मार्क तो सिर्फ बलि का बकरा है। फिर वे एंटी चैम्बर में जाते हैं। कमिश्नर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि 44 मिलियन की चोरी करके कोई कार की रेस लगाने जाएगा। एलिसिया कहती है आप स्पेन के लोगों को नहीं जानते, वे इतनी बड़ी चोरी के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने वहां गए होंगे। मार्क को जेल से बाहर निकालो। तभी कैमिल अपने पति मार्क से मिलने जाती है। वो कहती है कि बर्लिन हमें पैसे दे रहा है ताकि हम एक अच्छा सा लॉयर कर सकें, लेकिन मार्क मना कर देता है। फिर बर्लिन खुद बात करता है और कहता है कि हम आपको नीचा दिखाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, ये सब हम कैमिल के लिए कर रहे हैं। वो आपके बिना टूट चुकी है, आप ये पैसे उधार समझकर ले लीजिए। मार्क मान जाता है। इस चाल से बर्लिन कैमिल के और भी नजदीक आ गया था। उधर ब्रूस भागता हुआ सड़क के पास जाता है। वो कैला को नीचे लिटाकर एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। ट्रक तो नहीं रुकता, लेकिन उसके पीछे आ रही पुलिस की एक कार रुक जाती है। फिर वो बिना पकड़े जाने की परवाह किए उनसे हेल्प मांगता है। पुलिस वाले हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेमियन अपनी नेबर से मिलने जाता है। वो कहती है कि मैंने कल रात आपकी बातें सुन ली थी, आपने अपनी वाइफ से मेरी बात की। डेमियन कहता है वो तो बस ऐसे ही, भूल जाओ उसे। फिर वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और डेमियन भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। उसी समय रॉय और कैमरन पास में ही मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मछली तो जाल में नहीं फंसती, लेकिन ये एक दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। रॉय कैमरन को फिर से किस करने ही वाला था, तभी दूर से उनको एक पुलिस वाला देख लेता है और कहता है कि कल तो ये एक दूसरे को भाई बहन बोल रहे थे। उसको रॉय के हाथ पर बना हुआ टैटू भी दिख जाता है। कमिश्नर भी एलिसिया के कहने पर रॉय और कैमरन का स्केच बनवा लेती है। एलिसिया कहती है कि चेहरा कभी भी सही नहीं बनता, क्योंकि दिन भर हम बहुत से लोगों को देखते हैं, इसलिए स्केच आर्टिस्ट को बताते समय खिचड़ी बन जाती है। उसके हाथ का टैटू ही हमारे काम का है। फिर एलिसिया राकेल के पास फोन करती है। वो उसे बताती है कि 44 मिलियन यूरो के गहनों की चोरी हुई है। मुझे शक है कि वे स्पेनिश हैं। फिर राकेल कहती है कि मैं पहली फ्लाइट से ही वहां आ जाऊंगी। बर्लिन और कैमिल जब आराम फरमा रहे थे तो वहां कैमिल की पड़ोसन आ जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में एक ऑडिशन के लिए जाने वाली हूँ, तब तक तुम्हें ही मेरे बेटे को संभालना होगा। फिर कैमिल उसको अंदर लाकर बर्लिन के बारे में सब कुछ बता देती है, क्योंकि ये उसकी पक्की वाली फ्रेंड थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये दोनों मार्क से मिलने गए थे, तब ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ ब्रूस कैला को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वे कैला को स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं, लेकिन तभी उसकी पॉकेट में से गन की मैगजीन नीचे गिर जाती है और उसे एक पुलिस वाला उठा लेता है। इससे पहले कि वे पुलिस वाले कुछ एक्शन लेते, ब्रूस दूसरे पुलिस वाले की गन निकालकर उस पर ही तान देता है। तभी बर्लिन और कैमिल एक लॉयर को मिलने के लिए बुलाते हैं। लॉयर उनसे कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन उसके बाद वो उनका केस लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि देश भर की 44 अमीर फैमिलीज हैं जो मार्क को बाहर नहीं आने देंगी। वो इस बात पर ही जोर देता है कि मार्क अपना गुनाह कबूल कर ले। ये बात सुनकर कैमिल की आंखें भर आती हैं और वो उठकर चली जाती है। फिर बर्लिन लॉयर को समझाता है कि आप हमारी बातें कान खोलकर सुनिए। आप यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे और इस केस पर स्टडी करेंगे, क्योंकि हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप मार्क को जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे, वरना होगा ऐसा कि रात को हम दबे पांव आपके घर आएंगे। फिर आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आपके मुंह में कुछ ऐसा डालेंगे जिससे जिंदगी भर आप किसी भी चीज का स्वाद नहीं चख पाएंगे और ना ही कोर्ट में बहस कर पाएंगे। फिर वकील वहां से फूट लेता है। फिर वो कैमिल को कहता है कि वकीलों का तो काम ही होता है डराना, देखना कल वो आकर हमें इस केस के बारे में अच्छी खबर सुनाएंगे। तभी उनकी बेल बजती है। बाहर खड़े पुलिस वाले उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसमें वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपके पति की सेफ से निकाले थे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। फिर अंदर आकर वो बर्लिन को कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म कर चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अब अपनी ही नजरों में और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। फिर वो कहता है देखिए मैं थोड़ी देर इस बच्चे को घुमाने ले जाता हूँ, तब तक आपका मूड ठीक हो जाएगा। तभी डेमियन जब उस लेडी के साथ मौज मस्ती कर रहा था, तब बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। डेमियन देखता है कि वो पुलिस वाले उसकी वैन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिर डेमियन ने जिस जिस चीज को छुआ था वहां से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले ब्रूस को कहते हैं तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाओगे, और अगर इस लड़की को छोड़कर भागोगे तो भी पकड़े जाओगे। ब्रूस कहता है मुझे क्या बच्चा समझते हो, तुम लोग नहीं जानते मैं कितनों को टपका चुका हूँ, अब तुम लोग बताओ मैं मुसीबत में हूँ या तुम लोग। चलो बढ़िया सा हरियाणवी गाना लगाओ और तुम लोग भी मेरे साथ गाओ। हॉस्पिटल के अंदर कैला का ट्रीटमेंट चल रहा था। दूसरी तरफ डेमियन वैन के अंदर जाकर अपना सामान चेक करता है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है।
वो रोय को कहता है कि यहाँ पुलिस वाले आए थे, वही चेक पॉइंट वाले। फिर वो डैमियन को भी बता देता है कि उस रात हमसे एक हार कार के अंदर रह गया था और वो कार हम जुए में हार गए। ये बात मैंने कल बर्लिन को भी बता दी, वो अभी भी पेरिस में है। फिर डैमियन को बर्लिन की चिंता हो जाती है कि वो अब तक पेरिस में कर क्या रहा है। फिर वो उसे फोन करता है, वो पूछता है कि अब तक आप पेरिस में क्या कर रहे हैं। फिर बर्लिन कहता है हम अपनी दुनिया उजाड़ने में मशरूफ हो गए थे, कैमिल ने हमें छोड़ दिया है। जब से वो हमें मिली है हमने उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब हम हार गए। हम जिसको बेइंतहा चाहने लगे थे हमने उसकी जिंदगी खराब करके रख दी। डैनियल कहता है देखो तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर वो रोय को कहता है तुम और कैमरन यहाँ संभालो, मैं बर्लिन को लेने जा रहा हूँ, आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर वो बाइक पर सवार होकर पेरिस की तरफ जाने लगता है। अब राकेल भी पेरिस पहुंच जाती है। फिर एलिसिया और कमिश्नर उसका स्वागत करते हैं। वे उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं। राकेल पूछती है चोरों के पोस्टर क्यों नहीं लगवाए। कमिश्नर कहती है हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए। फिर राकेल कहती है आप नहीं चाहती या वो शाही परिवार नहीं चाहते, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि भूखमरी से बचने के लिए वे अपने पुश्तैनी गहने बेचने वाले थे। फिर कमिश्नर कहती है कि अभी के लिए मैं वो फोटोज आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा देती हूँ। अब वो स्केच हर पुलिस वाले के पास पहुंच जाते हैं और ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने रोय को मछली पकड़ते हुए देखा था। कैमिल की फ्रेंड जब वापस उसके घर आती है तो कैमिल उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही सीधा साधा है, पता नहीं कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि फिल्मों में तो अक्सर आशिक ही ऐसा काम करते हैं। फिर वो पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। कैमिल कहती है मेरा आशिक उसे घुमाने ले गया है। इतने में बेल बज जाती है और बर्लिन उसके बेटे को लेकर आ जाता है। फिर कैमिल उससे गले मिलती है और उसकी पॉकेट से उसके रूम की निकाल लेती है। फिर बर्लिन वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बर्लिन के रूम की चाबी दिखाती है और दूसरी तरफ रोय और कैमरन अपनी वैन के अंदर अलग अलग लोगों के बाल रख रहे थे ताकि जब भी ये वैन पुलिस वालों के हाथ लगे तो यहाँ बहुत से लोगों के सबूत मिले। फिर इतने में डैमियन बर्लिन के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर वे दोनों बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। डैमियन उसको अपनी नई नेबर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब सारा मजा एक रात में मिल सकता है तो हमें किसी के साथ दिल क्यों लगाना। फिर वो बताता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन अब मैं उसके बिना भी खुश हूँ। दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस वालों को कहता है अपने साथियों को फोन करके पूछो उस लड़की की तबीयत कैसी है। फोन करने पर पता चलता है कि वो लड़की खतरे से बाहर है। 5 मिनट बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर ब्रूस उनको हथकड़ी बांधने के लिए कहता है। जब रोय और कैमरन अपनी वैन में बातें कर रहे थे तब पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं। रोय और कैमरन को पता चल जाता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। कैमिल भी अब बर्लिन का रूम चेक करने के लिए जा रही थी और ब्रूस ने भी पुलिस वालों के हाथ पर हथकड़ी बांध रखी थी। रूम के अंदर जाकर कैमिल देखती है कि बर्लिन ने उस पर नजर रखने के लिए अपने रूम में पूरा सेटअप लगा रखा था। वो उस रूम में मार्क के नीलामी घर का भी मॉडल देख लेती है। उसे वहाँ मार्क और उन गहनों की तस्वीरें भी मिल जाती है। ये सब देखकर वो टूट जाती है। अब पुलिस की एक टुकड़ी रोय और कैमरन की वैन के पास जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस की कार को स्टार्ट करके हॉस्पिटल के अंदर ही घुसा देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले रोय और कैमरन को घेर लेते हैं। तभी वैन के अंदर से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। फिर कमिश्नर फायरिंग रुकवा देती है। वैन के अंदर ना ही रोय था और ना ही कैमरन, बल्कि उनकी जगह पर कैमरन ने जो रोबोट तैयार किए थे बस वही थे। वे दोनों तो वैन के बिल्कुल नीचे बनी सीवर लाइन में जा रहे थे। कमिश्नर कहती है कि अपने हथियार फेंक दो और बाहर आ जाओ। फिर रोय अपना डिवाइस ऑन करता है और कहता है कि ना ही हथियार रखेंगे और ना ही बाहर आएंगे। गहने चाहिए तो खुद अंदर आकर ले लो, हमारे पास कोई गहने नहीं है, इसलिए तुम हमें नहीं मार सकती। अगर हमें पाना चाहती हो तो हमारी 2 शर्तें हैं। कमिश्नर उनकी शर्तें पूछती है। रोय कहता है मैं दोनों शर्तें सोचकर बताऊंगा, हमें 5 मिनट का समय चाहिए। फिर पुलिस वाले वहां से हटने लग जाते हैं। अब रोय और कैमरन के पास 5 मिनट थे यहाँ से दूर भागने के लिए। दूसरी तरफ ब्रूस कार को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वो लाउडस्पीकर में कहता है कि कॉरिडोर खाली करो, ये एक इमरजेंसी है। फिर वो कार से नीचे उतरता है और कैला के पास जाता है। फिर वो कैला को कार में बिठाकर उसे गन पकड़ा देता है। फिर वो एनेस्थीसिया के कुछ इंजेक्शन ले लेता है और कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब तक 6 मिनट हो चुके थे, इसलिए कमिश्नर दोबारा अनाउंसमेंट करती है कि 5 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका है। हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जब तुम हमारी बात मानोगे। रोय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आधे गहने कहाँ हैं। वे पेरिस की 33
मैक्सिम गिरार्ड स्ट्रीट में रखे मेल बॉक्स में पड़े हैं। पहले उन्हें बरामद कर लो, फिर बात करेंगे। कमिश्नर अपने आदमियों को उस एड्रेस पर भेजती है। अलिसिया कहती है, मैंने गौर किया है, उनका लाउडस्पीकर एक ही स्पीड में अंदर जाता है और एक ही स्पीड में बाहर आता है। फिर एलिसिया हौसला करके खुद वैन के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं था, बस 2 रोबोट थे। इन सब का पोपट कट गया था। फिर एलिसिया को वैन के नीचे का रास्ता दिख जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले उस सीवर लाइन के अंदर जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक यूनियन में बनी सीवर लाइन से बाहर निकलते हैं। रॉय कैमरन को सामने वाले स्टोर से कारपेट चिपकाने वाली ग्लू गन लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब कैमिल बर्लिन के रूम से बाहर निकलती है तो उसे उसके गाना गाने की आवाज आती है। फिर वो उसके पास पहुंच जाती है। तभी डैमियन उसे देख लेता है। फिर वो वहां से अपने घर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि बर्लिन ही चोर है। फिर वो पुलिस स्टेशन फोन करके कमिश्नर लेवल से बात करवाने के लिए कहती है। पुलिस वाला कहता है 5 मिनट रुकिए। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की सेफ से निकला हुआ सामान था जो पुलिस वालों ने वापस भेज दिया था। फिर जब वो बॉक्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड मार्क की एक और बीवी है जिसका नाम सोफिया है और सोफिया से मार्क को एक बच्चा भी है। इतने में फोन में से कमिश्नर की आवाज आती है और कैमिल की फ्रेंड फोन कट करके रिसीवर को नीचे रख देती है। तभी कमिश्नर के पास एक ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि हमें मार्क के घर में कई चीजों के अंदर 9mm के छेद मिले हैं जिनके अंदर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। फिर राकेल बताती है इन कैमरों की मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है। वो जो कोई भी था जिसने मार्क पर नजर रखी हुई थी वो जरूर सामने वाले होटल में रुका होगा क्योंकि उससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। जल्दी ही वहां मिलते हैं। इतने में कैमरन ग्लू गन लेकर रॉय के पास जाती है ट्रक के ऊपर और पुलिस वाले भी उस चैम्बर से बाहर निकल आते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक के ऊपर लेटकर अपने आप को कारपेट से ढक लेते हैं और चारों तरफ से कारपेट को चिपका देते हैं। तभी बर्लिन को पता चलता है कि उसकी जेब में से रूम की गायब है, लेकिन वो रिसेप्शन से एक और की ले लेता है। उसे पता था पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, इसलिए उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। फिर बर्लिन ने उस रूम में जितना भी सामान यूज किया था उस सारे सामान को बाथ टब में डालता है और उसके ऊपर केमिकल डालकर उसे पिघला देता है। फिर वे रूम के अंदर जाकर जगह जगह लोगों के बाल छिड़क देते हैं जिससे फोरेंसिक लैब वाले गुमराह हो जाएं। तभी एक पुलिस वाला कमिश्नर को बताता है कि एक लड़का और लड़की ने एक पुलिस कार और उसके अंदर 2 पुलिस वालों को बंधक बना रखा है। कुछ देर पहले वे हॉस्पिटल से निकले हैं। फिर कमिश्नर पूरे इलाके में नाकाबंदी करने को कहती है और हेलीकॉप्टर मंगवाती है। फिर ब्रूस कार को और तेज कर लेता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वे उन पुलिस वालों के मुंह बांधकर गन पॉइंट पर लेकर उनको बोट के अंदर ले जाते हैं और वहां ले जाकर वे उनके हाथ बांध देते हैं और उनको बेहोशी के इंजेक्शन दे देते हैं जो उसने हॉस्पिटल से लिए थे। ब्रूस कहता है कि 10 घंटे चैन की नींद मार लो क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी में तुम लोगों को चैन नहीं मिलता। कैला पुलिस वाले को थैंक यू कहती है अपनी जान बचाने के लिए। वो कहती है कि तुम लोगों को कोई ना कोई बचा ही लेगा। फिर ब्रूस स्पीड बोट चुराता है और कैला जाकर गाड़ी ठिकाने लगा देती है। फिर वे दोनों बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी ट्रक स्टार्ट कर लेता है और वहां से निकलने लगता है। तभी वहां मौजूद पुलिस वाले ट्रक रुकवा लेते हैं। पुलिस वाला ड्राइवर को गाड़ी चेक करवाने के लिए कहता है। फिर ड्राइवर गाड़ी खोलकर दिखाता है। पुलिस वाला ऊपर नीचे अच्छे से चेक करता है लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो पुलिस वाला ट्रक के ऊपर जाकर चेक करता है, वहां भी उसे कुछ नहीं दिखता। फिर पुलिस वाले उस ट्रक को जाने देते हैं। अब पुलिस होटल में भी पहुंच गई थी। डेमियन कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है। बर्लिन कहता है अगर उसने बताया होता तो बाहर 10 गार्ड नहीं बल्कि 200 गार्ड होते। फिर बर्लिन कैला को फोन करता है और कहता है कि आपको होटल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड मिटाना होगा और कुछ देर के लिए सीसीटीवी बंद करने होंगे ताकि हम यहाँ से निकल सकें, वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर। फिर कैला अपने काम पर लग जाती है। उस जगह पर रेंज नहीं थी। फिर ब्रूस बोट को तेज भगाता है ताकि रेंज के अंदर आ सके। रिसेप्शन पर होटल वाले बताते हैं कि स्पेन से कुछ लोगों ने हमारे होटल में कमरे बुक किए थे जिनमें से कुछ लोग जा चुके हैं लेकिन एक आदमी अभी भी रूम में है, रूम नंबर 503। फिर वे उस रूम की मास्टर की ले लेते हैं और वहां जाने लगते हैं। बर्लिन अभी भी सीसीटीवी बंद होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि राकेल सीसीटीवी कैमरों पर नजर बनाए हुए थी और कमिश्नर के साथ एलिसिया भी रूम नंबर 503 में जा रही थी। अब जैसे ही कैला रेंज में आती है वो होटल के सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड मिटा देती है और सभी सीसीटीवी बंद कर देती है। फिर जैसे ही बर्लिन को पता चलता है कि कैमरा बंद हो गए वो अपने रूम से निकलता है और स्टोर रूम में चला जाता है। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। फिर बर्लिन और डेमियन लॉन्ड्री पाइप से होते हुए नीचे चले जाते हैं। पुलिस दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चली जाती है। उन्हें रूम के अंदर कोई भी नहीं मिलता है तो बाथरूम में सड़ा हुआ सामान।
फिर वे दोनों भेष बदलकर होटल की वैन लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। कमिश्नर कहती है कि होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब तक वे दोनों होटल से बाहर निकल चुके थे। पूरे होटल को सील कर दिया जाता है। वहां और भी पुलिस आ जाती है। एलिसिया और राकेल समझ जाते हैं कि अब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। दूसरी तरफ कैमिल की फ्रेंड उसे उसके पति के बारे में भड़का रही थी, जैसे हर वाइफ की फ्रेंड भड़काती है। वो कहती है कि तुम अकेली थी, जबकि तुम्हारा पति दूसरी फैमिली के साथ रंगरलियां मना रहा था। इस कहानी में दो ही लूजर हैं, एक तुम और एक तुम्हारा हस्बैंड, जो अपना सब कुछ हार बैठे हो। सिर्फ बर्लिन ही विनर है। अब तुम्हें उसका पैसा छीनकर उसे लूजर बनाना होगा। कैमिल कहती है कि मैं उससे पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम उसे पकड़वाने की धमकी देंगे और बदले में 40% की डिमांड करेंगे। तभी बर्लिन और डैमियन गाड़ी खड़ी करके अपनी वर्दी उतार देते हैं। फिर वे डिलीवरी बॉय से उसकी बाइक और उसकी ड्रेस खरीद लेते हैं और उसे पहनकर वहां से निकल जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक में छिपकर पेरिस से दूर जा रहे थे। एक ऐसी कमाल की तरकीब, पुलिस चाहे कितना भी ढूंढ ले, ये दोनों हाथ नहीं लगने वाले थे। फिर 400 मील बाद वे ट्रक से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वे स्पेन की सीमा में पहुंच चुके थे। फिर कैमरन पूछती है, तुमने बताया नहीं, एक हाथ में दस्ताना क्यों पहनते हो? वो कहता है कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। जब मैं स्कूल से घर जाता था तो मेरा बाप मुझे सख्त बनने का पाठ पढ़ाता था, सेल्फ कंट्रोल के लिए। वो अपनी जलती हुई सिगरेट से मेरे हाथ को जला देता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे दर्द पर कंट्रोल हो गया, लेकिन एक दिन मैं घर से भाग गया और 13 साल की उम्र में चोर बन गया। मैं बार बार पकड़ा जाता था क्योंकि मैं माहिर नहीं था। फिर मैं बर्लिन से मिला, उसके बाद मैंने कभी भी जेल नहीं देखी। फिर वो टैटू के बारे में बताता है कि ये भी बर्लिन की देन है। मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं इस टैटू को देख लेता हूँ। ये मेरे अंदर के राक्षस को शांत कर देता है। उस दिन वो रेस वाला लड़का भी मेरे हाथों से बच गया था। इतने में ड्राइवर ट्रक को एक होटल के पास रोक देता है। फिर वे ट्रक से उतरते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ब्रूस और कैला ने भी लगभग 200 मील का सफर तय कर लिया था और वहां जाकर वे बोट को छोड़ देते हैं। फिर आगे का 190 किलोमीटर उन्होंने बाइक पर पार किया। फिर आगे जाकर वे कुछ बूढ़ों को पटाते हैं और उनकी शक्ल सूरत सुधारकर उनको अपनी फैमिली बना लेते हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए उनकी नाक नीचे से निकल जाते हैं। वैसे भी फ्रांस की नदियों में बोटिंग करने से ज्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। फिर ब्रूस और कैला क्रूज के अंदर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। रॉय और कैमरन वे भी एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन और डैमियन को सड़क से निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि कहीं भी उनको पुलिस वाले रोक सकते थे। फिर वे साइकिल पर सवार होकर पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। 4 दिन तक वे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर बर्लिन और डैमियन स्पेन में बर्लिन के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। उनके बाकी के साथी भी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। फिर वे सभी एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब तक उनके बारे में खबरें आनी बंद नहीं हुई, ये सब लोग यहीं पर रहे और पुलिस के पास यहाँ तक पहुँचने की कोई भी सीढ़ी नहीं थी सिवाय कैमिल के। फिर 5 महीने बाद बर्लिन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं था। फिर वो इसको अलविदा कह देता है, लेकिन कैमिल उसको ढूंढती हुई वहां आ जाती है। वो बर्लिन के घर चली जाती है। बर्लिन ने एक बार उसको उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था जहां वो अक्सर जाया करता था और पिछले 7 दिनों से कैमिल उस रेस्टोरेंट पर नजरें बनाए हुए थी। फिर वो बर्लिन से मिलकर उससे प्यार भरी बातें करती है और फिर से वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कैमिल ने अपने कपड़ों में माइक्रोफोन लगा रखे थे और जो कुछ भी बर्लिन बोल रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बर्लिन कहता है कि आपके पति की निगरानी करते वक्त हमें आपसे प्यार हो गया था। हम ना ही आपको खोना चाहते थे और ना ही आपको चोरी के बारे में बता सकते थे। फिर कैमिन टॉयलेट में जाती है और वहां जाकर माइक्रोफोन उतार देती है। फिर बाहर आकर वो बर्लिन के साथ अपने दिल की प्यास बुझाती है। फिर रात को वहां से बाहर जाकर वो अपनी फ्रेंड को कहती है, चलो यहाँ से। अगले दिन एलिसिया और राकेल कमिश्नर के पास जाती हैं और पूछती है कि उस होटल के सैंपल की रिपोर्ट आई या नहीं। कमिश्नर बताती है कि उस होटल के रूम में हमें 2580 लोगों के डीएनए सैंपल मिले थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने से डीएनए सैंपल इकट्ठा करके वहां प्लांट कर दिए थे और किसी का भी कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एलिसिया कहती है, ये लड़ाई तो वो जीत गए, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन कैमिल और उसकी फ्रेंड दोबारा से बर्लिन के पास जाते हैं। कैमिल कहती है कि तुमने मेरे पति के साथ बहुत बुरा किया। एक तरफ मेरे पति को जेल भेज दिया और दूसरी तरफ मेरी शादी भी खराब कर दी। तुम्हारे राज को राज रखने के लिए मुझे 40% हिस्सा चाहिए। बर्लिन पूछता है, ऐसा क्या है आपके पास जिससे मैं फंस सकता हूँ? फिर उसकी फ्रेंड रिकॉर्डिंग वाली कैसेट चलाती है, लेकिन उसमें तो भोजपुरी गाने चल रहे थे। बर्लिन कहता है, आपकी रिकॉर्ड की हुई ये तीनों टेप ये रही। आपने ये स्टिकी टेप हमारे बाथरूम में छोड़ दी थी। बस इसी के जरिए हम आपके रूम तक पहुंच गए, वो भी तब जब आप सो रही थी। और बात रही रिश्ते की, जब हम आपकी लाइफ में आए थे तब आपका रिश्ता पहले ही टूट चुका था।
हमने आपको आपके हस्बैंड से भी ज्यादा प्यार किया और आपने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम आपसे मजे के लिए प्यार नहीं कर रहे थे, सच्चा प्यार करते थे और इतने महीनों के बाद आज भी हम आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भले ही आपके पास हमें ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत ना हो, लेकिन हम फिर भी आपको पैसे देंगे। ये है वो ज्वेलरी बेचकर मिली हुई पहली किश्त, 3,08,000 यूरो। जैसे ही बाकी के पैसे आएंगे तो वो भी हम आपको भिजवा देंगे। ये बात सुनकर कैमिल खुश हो जाती है। अब पता चल रहा था कि किसका प्यार सच्चा था और किसका सिर्फ टाइम पास। बर्लिन ने प्यार को चुना और कैमिल ने पैसों को। अगर ये बर्लिन को चुन लेती तो इससे भी कई गुना पैसे पा सकती थी। छोटा दिमाग, छोटी सोच। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्लिन डैमियन को मिलने के लिए बुलाता है। बर्लिन कहता है कि हमने अपना सारा पैसा खो दिया, हमें फिर से चोरी करनी पड़ेगी। डैमियन कहता है अपना भी यही हाल है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। दोस्तों मैंने अपने वादे के मुताबिक बहुत ही अच्छे से इस वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन कर दी है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। अब आप भी अपना वादा पूरा करो। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा और अगर मेरा दिल टूटा तो मैं बढ़िया काम नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी डोर आपके हाथ में है। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।